हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज हम बात करने वाले हैं उस तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल की जो इंडिया श्रीलंका दौरे पे खेलने वाली थी और जिसके भरोसे हम बैठे हुए थे कि इसी के भरोसे था कि कम से कम ये मैच जीत करके हम ये सीरीज टाई कर पाएं। लेकिन आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक डायलॉग से करना चाहूँगा कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, इसका कुछ खास मायने है इस मैच से रिलेटेड। तो एक बहुत ही फेमस इंडिया की तरफ से जो स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म बनी है उनमें एक बहुत फेमस फिल्म है जो जीता वही सिकंदर। और उस फिल्म में यही डायलॉग होता है कि एट द एंड जो जीत गया है हम उसी को नंबर वन या बेस्ट मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम वर्ल्ड कप के रनर अप थे, उसका एक रीज़न था और इस सीरीज में हमने वो प्रूव कर दिया है कि हम रनर अप क्यों थे। प्रॉब्लम आज भी वही है जो तब थी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आज के वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहले हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो इस बार हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया ने, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रिकैप के बारे में, मैच के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एट द एंड हम बात करेंगे पॉइंटर्स पे, उन पॉइंटर्स पे जो शायद इंडियन टीम, इंडियन बीसीसीआई का मैनेजमेंट, ये सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसके बारे में शायद मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला हो जब गौतम गंभीर कोच नहीं बने थे, लेकिन अगर नहीं बोला है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जानें कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, और आप लोग क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पे जाकर के ऑल नोटिफिकेशंस के लिए आप क्लिक कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहले हिस्टोरिकल फैक्ट से। 97 के बाद बहुत ही बेइज्जती भरा रिकॉर्ड है ये कि 97 के बाद जिस टीम को हम लोग समझते हैं, अभी तक हम जिस टीम को समझ रहे थे कि अभी तक की बेस्ट टीम है, अभी तक की बेस्ट टीम है, वर्ल्ड कप में उस तरीके का परफॉर्मेंस था, आपके पास इतना अच्छा कैप्टन है और उसके बाद किंग है, प्रिंस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे कीपर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत सारी ब्रैगिंग चल रही थी। उस टीम ने 1997 के बाद पहली बार श्रीलंका जाकर के सीरीज हारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का गंदा रिकॉर्ड बना एक। उसके अलावा यही वो टीम है जिसने हिस्ट्री में, अभी तक की हिस्ट्री में इस सीरीज के, यही वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा विकेट खोए हैं स्पिन पे। मैंने पिछले रिव्यू में भी कहा था कि क्या इंडियन बैटिंग के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब स्पिन किसी से नहीं खेली जा रही है। इक्के दुक्के बैट्समैन को छोड़ दे, जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे कि रोहित शर्मा को इसमें स्किप अगर हम कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो बाकी कोई भी क्या स्पिन नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर 3 मैच में अगर 27 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को तो इसका सीधे से मतलब यही है कि हम स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं और इस पर कोई ध्यान भी नहीं देना चाह रहा है। तो खैर, ये तो थे वो 2 शर्मनाक रिकॉर्ड जो हमने बनाए हैं। अब बात करते हैं मैच के रिकैप की। जाहिर सी बात है, टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया चरित असलंका ने। उनके टॉप ऑर्डर ने यह बात सही भी साबित की कि उन्होंने बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल सही लिया था। जो टॉप स्कोरर थे वो थे अविष्का फर्नांडो, जिन्होंने 96 रन बनाए 102 बॉलों में, सेंचुरी से थोड़े से चूक गए, मगर परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दी उन्होंने, खास करके एज ओपनर आकर के इतनी भरोसेमंद पारी अगर आप टीम के लिए खेलते हैं। उसके अलावा उनके विकेट कीपर ने बनाया 59 रन 82 बॉलों में। जाहिर सी बात है, 82 बॉल खेलने का मतलब यह है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस विकेट पे टिकने में, रुकने में। अब जाहिर सी बात है, उसके अलावा एक और बहुत अच्छी पारी खेली थी निशंका ने 45 रनों की, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे उनकी टीम की तरफ से। अगर अपनी टीम की बॉलिंग की हम बात करते हैं तो अपनी टीम की अगर बॉलिंग में देखा जाए तो रियान पराग का डेब्यू था, उन्होंने 3 विकेट लिए, बहुत अच्छा लगा देख करके, लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए वो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने एक एक विकेट लिया और मतलब कम रन दिए, उनमें थे वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। इसके अलावा कम रन दिए थे शिवम दुबे ने भी। तो श्रीलंका ने इस पूरे दौर में पूरे 50 ओवर खेल करके सिर्फ 7 विकेट खोए और 248 रन बनाए। ठीक है, पहले मैच में
230 था, दूसरे में 240 और अब 248, यानी उनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन इंप्रूव हो रहा था। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहो तो इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन जब इंडिया इसे चेज करने आई, हमेशा की तरह रोहित शर्मा तो अपने फॉर्म में थे ही, उन्होंने 20 बॉल में 35 रन बनाए, 25 बॉल में 30 रन बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने। लेकिन उसके अलावा पूरी टीम जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, स्पिन के आगे जिस तरीके से पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों कर रही है, कोई जवाब नहीं है इसका। पूरी टीम ने इस चेज को एक मजाक बना दिया। 138 पे ऑल आउट हो गए, 138 पे ऑल आउट हो गए हैं और 110 रन से ये मैच हारे हैं। 110 रन से, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2023 के हम वर्ल्ड कप विनर होंगे, वो टीम 110 रन से मैच हार रही है। अविष्का फर्नांडो अपने सुपर्ब नॉक की वजह से इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे। और जो वेलल आगे हैं, जो स्पिनर हैं इनके, डोनित वेलल आगे, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। आज भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे, तो वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो ये था ओवरऑल मैच जो हुआ। लेकिन इस मैच से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पता नहीं इंडियन टीम को तो नहीं सीखने को मिल रहा है, ठीक है। सीखना चाहते तो पहले मैच में सीख सकते थे। अब हमारे पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि हमें शायद कोच की ज़रूरत ही ना हो, और शायद यही वो साबित करना चाहते हैं। पहले तो मैं उस बात से शुरुआत करूंगा जो मुझे लगता है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। तो गंभीर जब कोच बनने वाले थे, जाहिर सी बात है मुझे गंभीर के टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, रोहित के टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, विराट के टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, मुझे टीम में टैलेंट्स को लेकर के डाउट नहीं है। इंडियन टीम का एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है ईगो का। मुझे इनके ईगो का प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता है कि हम इसलिए मैच हारे हैं क्योंकि हमें खेलना नहीं आता है, ठीक है। मुझे लगता है ये ईगो का प्रॉब्लम है। पहले बात करते हैं इस पे कि बैटिंग और बॉलिंग में क्या कमी थी। अगर बॉलिंग की बात करें तो देखो, सिराज थोड़े अनलक्की भी रहे, और थोड़े अनलक्की रहने के साथ बहुत महंगे पड़े हैं इंडियन टीम को, ठीक है। 2-4 कैच उन्होंने उठवाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरीके से विकेट नहीं बन पाए। वो ठीक है अपनी जगह, बट एक स्मार्ट बॉलर उसके हिसाब से अपने बॉलिंग में चेंज करता है, वो सिराज में नहीं है। वो अभी उन्हें सीखना है, अभी और सीखना है। जहां इस टीम में सब लोग ये बात करते हैं ना कि यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ आने के बाद सीखना क्या है, यहाँ तो सब कुछ सीख के आते हैं, तो वहां मैं कहूँगा अभी बहुत सीखना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अच्छा लगा ये देख करके कि डेब्यू मैच में रियान पराग ने 3 विकेट लिए। उसके अलावा अच्छे रहे, हमारे स्पिनर्स काफ़ी अच्छे रहे। तो कुल मिलाकर के बॉलिंग में अगर आप वन साइडेड देखो, अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई है, ठीक है। आप कह सकते हो कि टॉस में इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उन्होंने पहले बैटिंग ली और उस हिसाब से उन्होंने गेम को चलाया है। लेकिन 110 रन की हार, पहला मैच आपने टाई किया, दूसरे में आप 32 रन से हारे हो, कुछ नहीं सीखा आपने, और उसके बाद आप 110 रन से हारे हो। एकदम समझ के परे है ये चीज कि आप कुछ नहीं सीखे हो उससे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैटिंग की। पूरी टीम तीनों मैचों में जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, स्पिन के आगे, मतलब बॉल समझ में ही नहीं आ रही है इन्हें। हम वो टीम है जो 20 ओवर में 240 मार सकते हैं, और हम पूरे 50 ओवर खेल के भी 240 नहीं बना पा रहे हैं। एक से एक धुरंधर आ रहे हैं टीम में। ये ईगो क्लैश के अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को समझ में आता है तो वो मुझे कमेंट में बता दे। आज के मैच में अगर वॉशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो क्या किसी काम की इनकी बैटिंग है? क्या ये उस लायक है? मतलब मैं बहुत प्राउडली बोला करता था कि विराट हमारा चेज मास्टर है। कहां है वो? कहां है वो? क्या हो गया उससे? भाई मुझे क्लियरली ये लगता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम है कोच से, ठीक है। मुझे तो लगता है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन सभी को लेजेंड बनना है, ठीक है। सबको लेजेंड बनना है, सबको सचिन बनना है? सब खुद को कंपेयर करेंगे कि मैं सचिन हूं अब टीम में, ठीक है। सबको चांस चाहिए, सबको खेलना है टीम इंडिया के लिए, और ये खेलना है। इस स्पिन में अगर इनकी ये हालत है, 3 दिन में जो गंद मचाया ना इनकी बैटिंग का, ये जो तीनों मैचों में गंद मचाया,
अगर ये मुरलीधरन के सामने आ जाते ना, ये जमीन पे ही लौट जाते कि भाई मैं तो नहीं खेलूंगा। अगर इन स्पिनर्स के आगे इनका ये हाल है तो मुरलीधरन के आगे तो ये जमीन में ही लौटने लगते हैं कि भाई हम तो खेलेंगे ही नहीं। रोहित शर्मा फिर भी शायद एक्सेप्शन होता, लेकिन ये तो सीधे लौट जाते जमीन में कि भाई मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे कोई यहां से बचा लो। वो वाला मीम है ना, मुझे घर जाना है, वो वाली हालत होती इनकी। सीरियसली मुझे लगता है इन्होंने एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया है, इनका हो गया बस, अब ये थक चुके हैं। टीम में अगर एक दो प्लेयर को छोड़ दिया जाए आज के मैच के हिसाब से, वैसे तो सभी का ही है, मैं सभी प्लेयर की बात कर रहा हूं, कोई भी किसी को भी स्पेयर किए बगैर पूरी टीम इंक्लूडेड है इसमें, कैप्टन को भी इंक्लूड किया मैंने। और मैं कह रहा हूं क्या यही हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है? सच में क्या यही हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है? एक टीम जो अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है, हिटमैन है तुम्हारे पास, किंग कोहली है, प्रिंस है, और पता नहीं कैसे कैसे नाम बना रखे हैं हमने टीम में। इस नाम का क्या मतलब है जब तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो वहां पर? अरे एक दिन में एक तो चलो, दो चार बंदे मिलके तो निकाल लो। उनकी टीम में भी ये तो है नहीं कि हर कोई सेंचुरी मार के जा रहा था। तो बिल्कुल समझ के परे है, मुझे इस टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ का पता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि सिर्फ स्पिन पे विकेट नहीं दिया लोगों ने। स्पिन पे विकेट देना होता है कि तुमने अटेम्प्ट किया, कैच आउट हो गए, कुछ हुआ, मतलब तुम ट्राई भी कर रहे थे, तो समझ में आता है। सब एलबीडब्ल्यू और बोल्ड कैसे होते जा रहे हैं हर मैच में। अगर तुम रेशियो देखो ना, तो अगर 10 विकेट गिरे, हाँ ये भी एक कमाल की बात है कि हमारी टीम तो पूरी ही ऑल आउट हो जा रही थी, उनके फिर भी विकेट बचे रह जा रहे थे और स्कोर ज्यादा उन्हीं का निकल रहा है। अपनी टीम में इतनी भी सेंस नहीं है कि विकेट पे रुके रहें, कम से कम ना रुक पा रहे हैं ना मार पा रहे हैं। मारते हुए आउट भी हो जाते तो बंदा ये कहता कि चलिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है। वैसा वाला ट्राई नहीं जो अर्शदीप ने किया था लास्ट बॉल पे, जहां 14 बॉल बाकी हो, तुम्हें 1 रन चाहिए, तुमने ट्राई ही कर लिया, वो नहीं। लेकिन भाई बाकी के मैच में ये तो समझ में आता है ना तुम्हारे, कि ट्राई करते तो समझ में आता कि हां भाई कहां मारे कहां नहीं मारे। आज के मैच में भी जैसे श्रेयस आया, वो कितना कॉन्फिडेंट दिख रहा था, अपने शॉट्स खेल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि तुरंत बैकफुट पे चला गया और सामने की बॉल नहीं पता चल रही है, सामने आ रही है बॉल। रियान पराग जैसे बोल्ड हुआ है, बॉल को देखता रहा कि विकेट में आ रहा है, पांव तक नहीं मारा कि एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, उसने कहा कि बोल्ड ही हो जाता हूं। मतलब लास्ट टाइम तक देखता रहा, बल्ला ही नहीं हिला उसका, बिल्कुल नहीं हिला, अंदर आगे बॉल, बोल्ड हो गए। तो बैटिंग का तो बहुत सीरियस कंसर्न है इन लोगों को, नहीं है इनके बस की। मैं कैप्टन को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी पूरी टीम किसी काम की नहीं है, या तो तुम खुल के बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मुझे मेरी टीम नहीं मिल रही है। हम भी तो समझे ना भाई कि आखिर क्यों हो रहा है ये। 1.5 अरब की आबादी में अगर खेलने वाले 11 प्लेयर हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो क्यों हो रहा है ये? एक मैच की बात नहीं है ये। हर मैच के एंड में रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे इस मैच की तरफ नहीं देखना है, मुझे इसमें नहीं झांकना है। क्यों? यह समझ में आता है कि चलो किसी वो खिलाड़ी पे इल्जाम नहीं डालना चाह रहे थे, ठीक है, यह समझ में आता है। यह मेरे समझ में आता है कि एज ए कैप्टन बंदा अपने खिलाड़ी पे इल्जाम नहीं डालना चाहता है, तो क्या इंप्रूवमेंट भी नहीं करेंगे? इंप्रूवमेंट भी तो नहीं दिखी ना नेक्स्ट मैच में। तुम अगर कह रहे हो मुझे मैच में नहीं झांकना है, तो इसका मतलब सीधे संन्यास लेना है तुम्हें। अगर तुम्हें कोच से प्रॉब्लम है कि नहीं चाहिए भाई ये कोच, तो पहले मना कर दो ना। पहले वेट करते हो कि वो कोच बन जाए, उसके बाद कहते हो चलो अब रिकॉर्ड खराब करेंगे, हमें इस मैच की तरफ देखना नहीं, इसमें झांकना नहीं है। कोई भी नहीं देख रहा है क्या? बीसीसीआई आंखें बंद करके बैठ गई है। यह समझने वाली बात है कि भाई क्यों हाथ खड़े कर रखे हैं कि मुझे नहीं झांकना है। अगर तुम डिफेंड करने डिफेंड करो ना। अगर इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है तुम्हारी टीम ने तो करो डिफेंड। तुमने कहा था ना कि ऐसे ऐसे आउट हो जाना, करो डिफेंड फिर। एज ए बैट्समैन मुझे रोहित शर्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह क्या कैप्टेंसी है?
कैप्टन का यह स्टेटमेंट होता मुझे नहीं झांकना है इस मैच में, तुम 27 का वर्ल्ड कप खेलोगे, इसके बेस पे खेलने वाले हो। अगर संन्यास लेना है तो भाई पहले ले लो, कम से कम जो नया आएगा उसको तैयारी करने का मौका तो रहेगा। उस कम से कम हम ये तो सोच लेंगे कि भाई नए बंदे हैं, ये सीखेंगे अभी। एज ए कैप्टन मुझे रोहित शर्मा पे इतना भरोसा है कि उसको समझ है गेम की। अगर नहीं मिल रहे हैं उसे अपने प्लेयर, तो उसे बोलना भी तो चाहिए। ना बोलेंगे ना बताएंगे और उसके बाद अपनी तरफ से कह देंगे कि मुझे इसमें झांकना नहीं है। अगर जिम्मेदारी ले नहीं सकते हो तो फिर क्यों बने हुए हो कैप्टन? सीधे हाथ उठाओ ना कि भाई मैंने जीत लिया एक वर्ल्ड कप, मेरा हो गया इन सब से। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सिर्फ 3 सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। सिर्फ 3 सवाल के मुझे जवाब चाहिए, और जब मिला तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन सवाल है, क्या टीम में सब कुछ ठीक है? कोच साहब, क्या टीम में सब कुछ ठीक है? क्या टीम में सिलेक्शन फेयर है? क्या एक्सपेरिमेंट का लेवल जो है वो मेंटेन हो पाएगा? वर्ल्ड कप जीतने से पहले क्या हम सारे सीरीज हारने वाले हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या टीम में सब कुछ सही है? यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या रोहित शर्मा थक चुके हैं इस टीम को संभाल के? क्या अब कोई टीम में उनकी सुन नहीं रहा है? क्या मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मान रहा है? क्या उनको उनकी टीम नहीं मिल रही है? तो क्या, क्योंकि पिछले 3 मैच में मैं देख चुका हूं, उन्होंने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं इस मैच में नहीं झांकने वाला हूं। इसके 2 मतलब हैं। पहला तो कि खिलाड़ियों का डिफेंस, कि मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ठीक है, आई एग्री। मुझे ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि एज ए कैप्टन आपने कह दिया कि ठीक है मैं इसमें नहीं झांकने वाला हूं, और आपने नहीं झांका, आपने किसी पे ब्लेम नहीं किया, ठीक है। बट आपने इंप्रूवमेंट भी तो नहीं किया। इंप्रूवमेंट कहां है? फ्यूज कंडक्टर गेंडा स्वामी, कहां है फ्यूज कंडक्टर? इंप्रूवमेंट भी तो नहीं है। तो यह था दूसरा सवाल, क्या रोहित शर्मा थक चुके हैं? बहुत चांस है कि वो 27 के वर्ल्ड कप के पहले, मुझे लगता है, संन्यास ले सकते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूं कि ले, मुझे रोहित शर्मा की समझ पे पूरा भरोसा है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड कप में जो फाइनल हमने जीता है उसमें जब 30 पे 30 चाहिए थे ना, तभी एक बंदे के भरोसे बैठा था मैं किसी बॉलर के भरोसे नहीं बैठा था, और मुझे उस पर भरोसा है। बट अगर वो थक चुका है, वो नहीं करना चाह रहा है, तो कोई नहीं करवा सकता है उससे, ये सच है। और टीम में अभी कैप्टेंसी को लेकर के जिस तरीके का झगड़ा चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता ये टीम की तरह खेल रही है, ठीक है। और अब तो अलग अलग फॉर्मेट में पता नहीं कौन कौन क्या क्या कैप्टन बनने वाले। और अब आखिरी सवाल, क्या आईपीएल के चक्कर में हम वनडे इंटरनेशनल से इतने दूर हो गए हैं कि अब हमें पता ही नहीं रहता है कि वनडे कैसे खेलना है? क्या कभी अब हमें नेक्स्ट फ्यूचर में इस कैलिबर के प्लेयर मिलेंगे, जैसे विराट और रोहित शर्मा खेल चुके, जैसे रविंद्र जडेजा हुआ करते थे? क्या अब हमें रिलाई करना पड़ेगा शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स पे, जिसका कि पता नहीं कि वो टीम में क्यों है और उनको क्यों इतने चांस मिले हैं? मैं चाहता हूं कि मुझे इसका कोई ना बहुत तगड़ा डिफेंस दे कि भाई शिवम दुबे को इतने चांस क्यों मिलने चाहिए और ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं था टीम में। क्योंकि अगर आपको स्पिनर का ही काम है तो बैट्समैन सारे पार्ट टाइम स्पिनर हैं, और आपका एक्सपेरिमेंटल कोच तो सबसे करवा ही रहा है बॉलिंग। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी कर लेंगे बॉलिंग, तो ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है टीम में? देखो, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि इस 1.5 अरब की आबादी में हर किसी को मौका नहीं मिल सकता है टीम में, लेकिन उसके बावजूद मेरा यह क्वेश्चन है, शिवम दुबे है और ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है? कितनी बुरी परफॉर्मेंस है ऋतुराज गायकवाड़ की शिवम दुबे के मुकाबले, और कितना चांस दिया जाएगा अभी? और मैं ये एक्सेप्ट कर चुका हूं,
आई एम वन ऑफ दोज गाइज जिसने एक्सपेक्ट किया था कि शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा ये फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का। मैं चाहता था कि ये लोग हों ओपनिंग पेयर की तरह, कि आए और उस तरीके की बैटिंग करें। लेकिन अगर आपकी टीम में हर कोई ऐसी ही बैटिंग करने वाला है तो कोई भरोसा नहीं है कि आप किस दिन खेलोगे और किस दिन नहीं खेलोगे। जिस दिन आउट हो गए, अभी तो सिर्फ 110 रन से आ रहे हो आप, 150, 200, 250 रन से भी हार सकते हो। वनडे में 250 रन से हार सकते हो आप। आपने वो टैलेंट दिखाया है इस बार, आपके टैलेंट का पता चल रहा है कि आप 250 रन से हार सकते हो। आई एग्री कि श्रीलंका में स्पिनिंग पिचेस होंगी। जब ऊबड़ खाबड़ पिच पे खेल सकते हो, अनइवन बाउंस वाले पिच पे हम खेले उतना, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में खेले ना उतना, तो यहां आपसे नहीं खेला जा रहा। क्या पूरी टीम की यही हालत है? तो मेरा ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आईपीएल के चक्कर में हम सिर्फ T20 की टीम बन के रह गए हैं? क्योंकि देखो, रोहित शर्मा के नहीं होते हुए भी, विराट कोहली के नहीं होते हुए भी T20 तो हमने क्लीन स्वीप कर लिया, ठीक है, कोच तो वही था। वनडे हमसे नहीं हुआ। आई एग्री, डिफरेंट फॉर्मेट है, लंबा फॉर्मेट है। तो क्या जिंदगी भर तुमने यही क्रिकेट खेली है कि तुमसे स्पिन नहीं खेला जाता है? मुरलीधरन अगर तुम देख लेते ना तो बुखार आ जाता, कमरे से नहीं निकलते फिर तो तुम्हें लेजेंड बनना है ना। जिन लोगों को, जिन्हें सचिन बनना है, उनके लिए है ये सवाल कि ये स्पिन खेली नहीं जा रही है। तो मुरलीधरन और शेन वॉर्न देख लेते ना, बिस्तर से नहीं निकलते, सीधे कह देते उस दिन कि मुझे तो आज बुखार है, मैं तो खेलूंगा भी नहीं। 15 में से 11 खिलाड़ी छुट्टी पे होते उस दिन, जिस दिन इनके सामने बैटिंग करनी होती। तो भाई, इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर किसी को भी इन सवालों का जवाब पता हो तो वो नीचे कमेंट में डाल दे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मैच में। वैसे भी मूड बहुत ख़राब हो गया इस मैच को देख करके, इस सीरीज़ में ही मूड ख़राब हो गया है। आप लोग अपना सारा प्यार कमेंट में बरसाएं। आदियोस।